नमस्कार। आप इंतज़ार कर रहे हैं ना मेरा? मैं लेकर के आ गया आपके बीच समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन के छठे अंक के साथ। कुछ कहूँ उसके पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए। आपने जो प्यार हम पर उमड़ दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। छठे एपिसोड की शुरुआत हम आज फिर रमेश चंद शाह जी के साथ करेंगे। मैं रमेश चंद शाह जी से विनती करूंगा कि वो अपनी कविताएं लेकर के आपके बीच आए। ये किंचित लंबी सी कविता है। शीर्षक इसका है जागते रहो। जैसी कद काठी हो वैसी ही लाठी हो। वासुदेव वासुदेव बातों की देवी को लातों की पड़ी टेव। बर बाजार अदालत सारी चाट रहे हैं ठग पिंडारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई ताई बधे कछु पाप न होई। पाप न होई, पाप न होई। अभी घमासान और अभी बियाबान है, मन है मैदान है, मन है मैदान है, पुलकित आसमान है। संतन की भई पीर, संतन की भई भीर, हरो जन की पीर, जन की पीर। ओ बेपीर पीर मैं हारी, जाने दे मैं हूँ अधमारी। बर बाजार अदालत सारी चाट रहे हैं ठग पिंडारी। क्या करूँ क्या करूँ, जो घटनाएं चिपके नहीं धूल की तरह झड़ जाए। धूल से धूल कैसे जड़े, धूल से धूल कैसे अड़े। खंबा चौखंबा तक धूल में मिल जाए तो बोलो कोई क्या करे। दांतों का हरजाना आंखों से कैसे भरे, मुझ पराधीन को सपने में ही सुख है। बच्चा तुझे क्या दुख है, मेरा सपना वापस करो। गुरुजी महाराज तंग आ गया हूँ मैं, बेमतलब रोने और बेमतलब फंसने से, बेमतलब बोने और बेमतलब हंसने से मैं मरूंगा दुखी। बच्चा गोवर्धन दास तू क्यों होता उदास, अभी न होगा तेरा अंत। धूल से धूल कैसे झड़े, धूल से धूल कैसे अड़े। धूल थी आरंभ में और धूल ही होगी अंत में। जय हो गुरुदेव, मगर बीच में भी तो कुछ होगा। बीच की भली चलाई, बीच में है बुलबुला। जय गुरु का गुलगुला, बुलबुले में 7 रंग देख भये सभी दंग। मैं मरूंगा दुखी, मैं मरूंगा दुखी। बोलो चूरे को कहाँ धरूं, गोबर में सान दूं फिर भी नहीं जला तो तुम्हारे पुण्य की तरह मेरा पाप नहीं फला तो चूरे का क्या करेगा। अरे घूरे का क्या करेगा, तेरी खोपड़ी को रौंदती बांग देती गुजर गई एक पूरी धका बेल। तू भी क्यों नहीं चढ़ गया, तू भी क्यों नहीं चढ़ गया। एक नकद 12 खड़ी तू भी क्यों नहीं पड़ गया। मन पछतई है अवसर बीते। यह तो मुझको अब पता चला, जो बीत गया वह अवसर था। चेतक मेरा जो फांद गया वह लौट रहा मेरा डर था। डर था, डर था, डर भई संतन की भीर, हरि तुम हरो जन की पीर। डर तुम जागते रहो। मन के मैदान में पुलकित आसमान में मन भर धूल फाँक कर तुम इसी तरह जागते रहो। मैं इसी तरह भागता रहूं, तुम इसी तरह भागते रहो, मैं इसी तरह जागता रहूं। अब एक आध छोटी कविता की गुंजाइश हो तो सुनाओ। ये देखिए, कवि पर्वत है, कवि पर्वत है, फोड़ उसी को बहती नदियां नाम रूप की। कवि पर्वत है, फोड़ उसी को बहती नदियां नाम रूप की। नदियों की गति सागर जाने, पर पर्वत की खुद सागर की। दूसरी कविता है अवाक। नींद की नदी में उगा कलरव करता झरना एक, धंसता अपने भीतर, जहाँ खिड़की पर पहली पहली बर्फ से गिरा बच्चा और उससे भी ज़्यादा अवाक।
एक पहाड़। अगली कविता है छोटी सी, अति प्रश्न। गांठ के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती? गांठ के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती? बात के भीतर वह कौन सी बात है जो कभी नहीं बोलती? दोस्तों, अनीता सभरवाल जी की लघु कहानी खाड़कू जो हमने कल शुरू की थी, लगी ना मज़ेदार आपको? चलिए उस सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित करते हैं अनीता सभरवाल जी को कि वो इस लघु कहानी को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आज कहानी खाड़कू का दूसरा और अंतिम भाग। रोज़ नई नई बातें पढ़ते सुनते, माहौल सुधरा नहीं। पारिवारिक रंजिशें, दुश्मनियाँ सब परवाज़ भरने लगी। कोई किसी को भी मारता तो नाम खाड़कुओं का, कोई खाड़कू मारा जाता तो नाम पुलिस का। खैर, सख्ती रंग लाई। कुछ अमन महसूस करने लगे लोग। कुछ लोग पुलिस को शाबाशी देते नहीं थकते थे और कुछ लोग उनसे डर कर रहते। सारे लड़के लड़कियों को पंजाब पुलिस से डर कर रहने को कहा गया। डैडी कई कई दिन घर नहीं आते थे। सारे तो नहीं, पर ज़्यादातर सिख मुझे खाड़कू लगने लगे थे। ऐसा लगने की जो भी वजह हो सकती थी वह मौजूद थी शहर की फ़िज़ा में भी और शहर वालों के दिलों और नज़रों में भी। वर्मा अंकल की मौत के बाद से कॉलेज कैंपस में हुई बातें फिर मेरे तन मन में भर गईं। फिर से कुछ गलत हो गया था। जो बातें हमने सोची तक ना थी वो बात हम करने लगे। भगवा कपड़ों की, मूर्तियों की, त्रिशूल और तलवार की, नीली पीली पगड़ियों की, साड़ी और सलवार कमीज़ की, गात्रे की, मंदिर गुरुद्वारे की। गात्रा कितना पाक शब्द और इससे जुड़ी भावनाएं कितनी पाक। इन्हें वैसे ही क्यों नहीं रहने दिया जा सकता जैसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था? गात्रे का मतलब खाड़कू हो जाना था क्या? रुपिंदर के साथ नाडा साहब गई थी, वहाँ कड़ा पहना था। मन दुखी हुआ तो आज उतार दिया। मम्मा ने झट से टोका था, अब इसे क्यों उतार रही है बेवकूफ़? इस पर तो किसी एक जाति का हक नहीं, भगवान का नाम जुड़ा है इससे। खैर, मैंने फिर से पहन लिया। मम्मा ने मुस्कुराकर मुझे चिपटा लिया। ज़ोर से रो पड़ी मैं। ऐसी बातें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तूने करणदीप को गणेश जी की मूर्ति दी थी ना, अगर वह लौटा दे या कहीं रख दे उठाकर तो? करण की बात याद आई मुझे। सोनी, मैं कभी कभी मंत्र भी पढ़ लेता हूँ। मैं दोहराने को कहती तो खिसिया जाता। फिर मैंने झूठ मूठ डराया था, गलत जाप से गणेश जी नाराज़ हो जाएंगे। उसने रट लिया था मंत्र, ओम गणेशाय नमः। ध्यान नाल काके, किसी दिन ओम वाहेगुरु नमाय ना कह दें, क़यामत आ जाएगी किसी ने सुन लिया तो। रंधावा अंकल ने कहा और हम हंसते रहे। अब करण मुझे सोहनी कहता था। मुझे घर में सोनी कहा जाता था, करण ने इसे सोहनी बना दिया। मैंने पूछा एक दिन तो झुंझला गया। तूने मुझे कभी दोबारा पूछा ना तो मैं क्या? तो मैं बाल कटा दूंगा और तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद उसने मुझे हज़ारों बार सोहनी कहा और मैंने पूछा भी, लेकिन ना उसने बाल कटाए और ना ही हमारी शादी हुई। उस दिन डैडी की गाड़ी पर गोलियां चली। गाड़ी नीचे नहर में उतार दी उनके ड्राइवर ने। बाल बाल बचे थे वे। थर थर काँप रहे थे हम सब। डैडी अपने ऊपर हुए हमले से नहीं, हमें देखकर ज़्यादा परेशान थे। देखो करण, ये 3-3 राजपूतनियाँ हैं, देख रहे हो ना कैसे डर रही हैं, और वे ऐसे ही हंसती है। कोई मुस्कुराया तक नहीं उन्हें देख के। हम दोनों बेटियों को डैडी ने सीने से लगा लिया। करण ने कहा, आंटी आप घबराया ना करो, हम अंकल की खातिर रोज़ सुखमणी का पाठ करते हैं और गणेश जी के आगे अगरबत्ती भी लगाते हैं। ठीक है ना, दोनों जगह ट्राई करते रहो, कोई ना कोई तो काम आएगा, है ना? इस पर डैडी सच में हंसे। हम सब भी जाने कितने दिन बाद हंसे थे। करण जाने लगा तो डैडी ने रोक लिया। आज बहुत दिन बाद जल्दी आया हूँ, रंधावा को यहीं बुला लेते हैं, खाना इकट्ठे खाएंगे। हम खुश हो गए, पर मम्मी डर गई। किसी ने देख लिया तो? क्या मतलब किसी के देखने से?
आज जो हुआ है उसमें रंधावा अंकल का यहाँ आने से क्या लेना देना? मैं हैरान थी। आंटी आप भी बस कुछ भी सोच लेती हैं। ठीक है अंकल, हम खाना यहीं खाएंगे। आज बड़े दिन बाद मज़ा आएगा। इन दोनों को भी हराएंगे कार्ड्स में, ठीक है ना अंकल? डैडी ने फ़ोन किया, यार रंधावा भाभी को लेकर आ जाओ, आज यहीं पे खाना खाएंगे, करण भी यहीं है। और मैंने उनसे फ़ोन छीनते हुए कहा, अंकल खूब स्मार्ट बन के आना, इस भोंदू की तरह नहीं। कितना अच्छा लगा था सब, बहुत अच्छा माहौल था। अब ड्रिंक्स के दौरान डैडी ने खुलासा किया, रंधावा की वजह से आज की रेड सफल हुई। 17 आतंकवादी और ढेर सारा असला पकड़ा गया था। मेरी जान भी मेरे दोस्त ने बचाई है। डैडी की आंखों में कुछ तैर सा गया था। रंधावा अंकल की नज़र बहुत देर तक अपने ड्रिंक पर टिकी रही। बड़ी देर बाद बोले थे, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। हम सब समझने की कोशिश करते रहे। फिर डैडी ने ही बताया, रंधावा का फ़ोन आया था छापे के दौरान ही कि ड्राइवर बदल दो। आपने बदला? मिनल ने पूछा। हाँ, उससे पूछताछ जारी है। करण की आंखों की चमक मेरे चेहरे की मुस्कान बन गई। फिर एक ऐसा हादसा हो गया जो मुझे भी शर्मिंदा कर गया और करण को भी। दोनों खुद को कसूरवार समझते रहे। दरअसल रंधावा अंकल आंटी शहर से बाहर थे। करण ने कुछ दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुलाया। मुद्दत हो गई थी हमें दहशत के मरसिए सुनते सुनते। अपने लफ्ज़ भी हमारे कानों तक नहीं पहुंचते थे। सब एक दूसरे के चेहरे और आंखें पढ़कर सब समझने लगे। यह अच्छा मौका था, कोई सख्ती नहीं, घर वालों की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई थी। हम लड़कियाँ सारा दिन तय करती रहीं क्या पहनेंगे, कौन किसे पिक करेगा, कौन किसे छोड़ेगा। जब सब कुछ तय हो गया तो मामा ने हमेशा की तरह टोका, यहीं बुला लेती सबको। और मुझे यह समझाइश हमेशा टोक ही लगती थी। मामा, मरना लिखा होगा ना तो आपकी पुलिस और सिक्योरिटी यहाँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। तंग आ गई हूँ मैं इन बंदिशों से। वे चुप हो गई। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खूब लोग थे करण के घर पे। तभी उनके नौकर ने आकर बताया, कुछ लोग मिलना चाहते हैं करण से। अमरजीत ने खिड़की में से देख लिया। ओए करण, गड़बड़ है यार, मुंह सिर लपेटे खड़े हैं कुछ लोग, चादरें उड़ी हुई हैं कहीं। बस सबका रंग सफ़ेद पड़ गया। करण ने मुझे देखा और हाथ पकड़कर किचन के दरवाजे से निकालकर पिछली तरफ नौकर के क्वार्टर में भेज दिया। बाकी लड़कियों को भी ऊपर की मंजिल पे भेज दिया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, हवाइयाँ उड़ गई थी सबकी। और वे लोग अंदर चले आए। बड़ा चालाक बनता है। हमें पता है कि यहाँ लड़कियाँ भी हैं और वह भी, पर हम उनके लिए नहीं आए। तो क्या चाहिए तुम्हें? तू, इसका क्या कसूर है? रणदीप ने पूछा था। यह और इसका बाप सिख होकर भी इन कुत्तों की मदद करते हैं। रंधावे ने जासूसी की थी ना, तभी बच गया वह आईजी जिसकी लड़की का यह आशिक है। मैं डरती रही, ना कुछ देख पा रही थी ना ही सुन पा रही थी। करण के नौकर ने आकर यह बात मुझे बताई, बेबी वे करण पुत्र को मार देंगे, आईजी साहब को फ़ोन करो अभी। वह कांप रहा था बुरी तरह से और रो भी रहा था। क्या मेरी वजह से वे करण को मार देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। भागती हुई मैं कमरे तक पहुंच गई। मुझे नहीं पता था कोई मुझे पहचानता भी था या नहीं। वे 4 लड़के थे। खाड़कू तो नहीं लग रहे थे कहीं से। ऐसे होते हैं खाड़कू? ना ही उनके मुंह ढके हुए थे। हमारे दोस्तों जैसे लड़के, बेहद मासूम, सीधे। उनसे ज़्यादा खूंखार और बदमाश दिखने वाले तो सरेआम कॉलेज कैंपस और बाज़ारों में हमें छेड़ते फिरते थे। सारे 18-20 साल के होंगे। एक ने बड़े गौर से मुझे देखा, बंदूक नीचे टिकाते हुए। करण ने कहा, तू यहाँ क्यों आई? इसी का बाप कहता है ना कि खालिस्तान नहीं बनने देंगे, पर आज यहाँ कब्रिस्तान ज़रूर बना देंगे। सन्नाटा छा गया कमरे में। करण को देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी तो ज़बान साथ ही नहीं दे रही थी। बोल ना पाई, बस हाथ जोड़ दिए उनके आगे। सब ने एक दूसरे को देखा।
एक लड़का या खाड़कू, बोला, दोबारा साथ दिया ना इसके बाप का तो रंधावे को गोली मार देंगे। जो मुझे गौर से देख रहा था फिर वह सबको लेकर चला गया। बाल बाल बच गए थे हम लोग। वे डराने आए थे और हम डर गए थे। हम सब इकट्ठा हो गए। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। कोई कह रहा था मैं डैडी को फ़ोन करूं, कोई कह रहा था नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है, और अगर गुस्से में आ गए तो। हमने अपनी आंखों से खाड़कू देखे थे, आज मौत देखी थी। सच में हिला दिया था उन्होंने हमें। लेकिन खाड़कू ऐसे होते हैं? उस लड़की की आंखें और चेहरा तो बस गए मेरे जहन में। मुझे लगा कि वह मजबूरी में कुछ कर रहा था। और घर जाकर मैंने नहीं बताया कुछ भी, नहीं तो पूरी पुलिस फोर्स कुत्तों की तरह उन्हें तलाश करने लगती। वे बेमौत मारे जाते। पक्का कुछ पैसों के लिए आए होंगे, किसी के भेजे हुए। अब मैंने और करण ने तो बात नहीं की थी घर में, कुछ नहीं बताया था, पर बाकी सब ने तो की। और यह बात अफवाह बन गई। अफवाहों की रफ्तार सच्चाइयों से भी ज़्यादा होती है। सो हमारे घर भी पहुंच गई। मुझसे सवाल जवाब हुए। फिर से करण से दूर रहने को कहा गया। मम्मी को अंकल की चिंता थी, करण की चिंता थी, और अब मैं भी कोशिश करने लगी कि उससे कम मिलूं। पर वह नहीं समझना चाहता था। मारते हैं तो उनकी धमकी की वजह से तुम्हें छोड़ दूं, अपनी सोनी को। करण सब्र करो, थोड़ा माहौल सुधर जाए, फिर कॉलेज में भी तो मिलेंगे ना, बाकी बातें फ़ोन पे करेंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो। और मेरी नम आंखें देखकर करण पहले तो मुस्कुरा दिया, फिर लपक कर अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे छोड़ा उसने। आज पहली बार यह सच जाना था, नहीं, महसूस किया था कि मैं उसके लिए दोस्त से बढ़कर हूँ, और मेरे लिए वह। अब कुछ अजीब लगने लगा मुझे, एक झिझक पैदा हो गई। मैं उसे बताना चाहती थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ कहना रिश्तों के मायने बदलना था। दो मजहबों की अनकही लेकिन समझी हुई दूरी को सामने लाना था। एक बात यह भी होती कि अगर मैं कुछ कहती तो वह हंस देता और बोलता, सोनी तू तो मेरे मजाक से वाकिफ़ है ना। मैंने भी फैसला कर लिया कि इस बारे में बात ही नहीं करनी, और बात करने का मौका भी नहीं आया। वह काफ़ी देर से पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, और जिस दिन अपने आईपीएस के सिलेक्शन की खबर देने आया उस दिन भी कुछ नहीं पूछ सकी। ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी आंखें कितना कुछ कह रही थी। फिर उसे ट्रेनिंग पर जाना था। हाँ, उससे बिछड़ने की बात सुनकर मैं उदास हो गई। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी करण, और मैं रो पड़ी। वह चुप कराता रहा मुझे। उसके जाने से पहले हम खूब मिलने लगे। उसका फेयरवेल डिनर हमारे यहाँ हुआ, जिसमें दोनों परिवारों के नज़दीकी दोस्त और एक दो करीबी रिश्तेदार भी थे। अगले दिन करण चला गया। शहर से तो चला गया, लेकिन मेरे दिल के और पास आ गया, नए रिश्ते के साथ। यह कैसे हुआ मैं नहीं जान पाई। करण के जाने के तीसरे दिन ही रंधावा अंकल कार ब्लास्ट में मारे गए। यह खबर सुनते ही हम तो जैसे पत्थर बन के रह गए। मम्मा से लिपट कर फूट फूट कर रोती रही। हम आंटी के घर चले गए। बुरा हाल था उनका। डैडी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई, आसपास के शहरों में भी। मेरे जहन में वे 4 आतंकवादी घूम गए। साथ ही यह बात भी कि यह मेरी वजह से हुआ है। करण के मुझसे या उसके परिवार के मेरे परिवार के साथ ताल्लुकात अंकल की मौत का कारण बने। क्या ज़रूरत थी उसके साथ पिक्चर देखने जाने की? इसकी वजह कुछ और हो भी कैसे सकती थी, क्योंकि वे तो सिख थे। उन्हें कोई सिख क्यों मारेगा भला? मेरा सोचना ठीक था। अगली सुबह मेरी और करण की दोस्ती बड़े वाहियात तरीके से लोकल अखबारों में खबर बनकर चस्पा थी। एक अखबार ने डैडी को कसूरवार ठहराया तो दूसरे ने अंकल को। तभी मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, अब करण की बारी है। सिहर गई मैं। अब जाकर सब कुछ समझ में आया। समझ में आया मम्मी का डर। उन्हें नफ़रत नहीं थी किसी से, ना ही चिढ़ थी। एक डर था, अपने किसी अजीज़ को खो देने का डर। वे खाली खाली नज़रों से मुझे देखती रहती। मैं शायद समझती थी कि वे क्या कहना चाहती हैं।
रंधावा अंकल की नहीं, सारे रिश्तों की मौत हो गई थी। उन रिश्तों की जिन्हें कायम करते वक्त ना मजहब आड़े आया था, ना ही सियासत, और अब इन दोनों ने ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। करण आया, किसी ने जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो उसके जिस्म से। सारा वक्त चुप रहा। मैं उसे देख ही नहीं पा रही थी। कितना कुछ कहना चाहती थी उससे। जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को कसूरवार समझकर माफ़ी भी मांगना चाहती थी। उसके गले लगकर रोना चाहती थी, पर कुछ नहीं कर पा रही थी। करण की चुप्पी गुरुद्वारे में अंतिम अरदास के बाद ही टूटी थी। सोनी, सारे सिख खाड़कू नहीं होते, है ना? जैसे ही मेरे इस मित्र का नाम मेरे जहन में आता है, एक मुस्कान चेहरे पे आ जाती है। निरंजन श्रोत्रिय भाई, इन युवा कवियों के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। हमें खुशी है कि समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन इन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और ये हो पा रहा है क्योंकि आप निरंजन भाई श्रोत्रिय हमारे साथ सतत जुड़े हुए हैं। मैं आज फिर आपको आमंत्रित करता हूं कि प्लीज़ आइए और इस पहल को आगे बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं राजेश सक्सेना की कविताएं। राजेश सक्सेना की कविताओं को फरवरी 2012 के रेखांकित में प्रकाशित किया गया था, और उनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, उनके जीवन का मालकौंस। राजेश सक्सेना की कविताएं बहुत उथल पुथल करती हुई कविताएं नहीं हैं। वे थिर और समतल प्रकृति की कविताएं हैं, जैसे तालाब का कोई थिर और शांत जल हो। लेकिन महत्वपूर्ण और रेखांकित करने योग्य बात यह कि वो जो जीवनानुभव है जिसको राजेश अपनी कविताओं में लाते हैं, वो एक अंडर करंट की तरह उस स्थिर जल के नीचे छुपे होते हैं। तो आइए सुनते हैं राजेश सक्सेना की कविताएं। नमस्कार साथियों, भाई निरंजन श्रोत्री जी के अनुरोध पर समावर्तन की यूट्यूब चैनल के लिए मैं राजेश सक्सेना अपनी कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी पहली कविता रेखांकित स्तंभ में समावर्तन में छपी थी, जिसका नाम है टहनियाँ, जिसका शीर्षक टहनियाँ है। छूना नहीं है उन्हें आकाश, ऊपर उठना है सिर्फ इतना कि देख सकें प्यार से सूरज का चेहरा। छूना नहीं है उन्हें आकाश छूना नहीं है उन्हें आकाश, ऊपर उठना है सिर्फ इतना कि देख सकें प्यार से सूरज का चेहरा। रोशनी भी इतनी ही चाहिए कि कायम रहे पत्तियों में हरापन, खड़ा रहना है इस तरह कि बनी रहे थोड़े से झुकाव की गुंजाइश। रोशनी भी इतनी ही चाहिए कि कायम रहे पत्तियों में हरापन, खड़ा रहना है इस तरह कि बनी रहे थोड़े से झुकाव की गुंजाइश। छोड़ना है थोड़ी सी जगह रुपहली किरणों के लिए कि झांक सके वहाँ से सूरज। छोड़ना है थोड़ी सी जगह रुपहली किरणों के लिए कि झांक सके वहाँ से सूरज भी। रोकना है थोड़ी सी धूप कि मिल सके थके पथिकों को कुछ देर ठंडी छाया। रोकना है थोड़ी सी धूप कि मिल सके थके पथिकों को कुछ देर ठंडी छाया। फूलों और फलों को पाकर इतराना नहीं है, बल्कि हो जाना है और अधिक विनम्र कि बांट सके दुनिया में खुशबू और मिठास। फूलों और फलों को पाकर इतराना नहीं है, बल्कि हो जाना है और विनम्र कि बांट सके दुनिया में खुशबू और मिठास। टहनियाँ बेजुबान नहीं, उनकी सरसराहट बजाती है कानों में एक संगीत। टहनियाँ बेजुबान नहीं है, उनकी सरसराहट बजाती है कानों में एक संगीत कि जानी जा सकती है उनसे भी लेने देने की परंपरा, कि जानी जा सकती है उनसे भी लेने देने की एक परंपरा इस हड़पने और हथियाने के युग में। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जोड़ना। हर किसी को नहीं आती धन जोड़ने की कला, हर किसी को नहीं आती धन जोड़ने की कला। हक्के भक्के रह जाते हैं लोग जब पढ़ते हैं अखबार में फुटपाथ के भिखारी के पास लाखों निकलने की खबर।
देव स्थानों पर तो जोड़ते हैं सभी अपने हाथ, लेकिन कई जगह देव स्थानों पर तो जोड़ते हैं कई लोग अपने हाथ, लेकिन कई जगह हाथ जोड़कर अपना काम भी निकाल लेते हैं सयाने लोग। वेल्डर अपने हर जोड़ में रचते हैं नया आकार, वे कोशिश करते हैं कि चीज़ें जुड़ी रहें यथावत। वेल्डर अपने हर जोड़ में रचते हैं नया आकार की कोशिश करते हैं कि चीज़ें जुड़ी रहें यथावत। रिश्तों को जोड़ने में माँ से बड़ा कोई कारीगर नहीं, रिश्तों को जोड़ने में माँ से बड़ा कोई कारीगर नहीं, उनके पास दुनिया का सबसे मजबूत धागा है। पत्थरों को जोड़ने से बिना ठेकेदार बन सकता है समुद्र पर सेतुबंध। बातों में बातें जोड़ने से बना ली गई कई धारणाएं, बातों में बातें जोड़ लेने से बना ली गई कई धारणाएं, अफवाहें भी फैलाई गई इसी तरह खास मौक़ों पर। राजनीति में जोड़ने का गणित दरअसल तोड़ने से शुरू होता है। महाभारत के मद्रास शल्य की तो याद ही है सबको, जिन्होंने ऐन युद्ध के पहले बदल लिया था अपना पाला। जोड़ने की कथा बहुत लंबी है दोस्त, शब्द से शब्द को, भाषा से भाषा को, संस्कृति से संस्कृति को, आदमी से आदमी को, वृक्ष से धरती को जोड़ने की बात समझना बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा हमारा 6th एपिसोड, हमारा 6ठा अंक? कुछ नयापन नजर आया ना? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी निरंतरता बनी रहे तो हम तो हमेशा की तरह आपके प्यार के भूखे हैं। हमेशा की तरह चाहते हैं कि आप अपने लेख, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं हमें भेजें। हमारा पता जिस पे आप ये भेज सकते हैं हमें, हमारा ईमेल लिखिए samavartan145@gmail.com, वेबसाइट www.samavartan.com, और हाँ, YouTube में और FB पे तो आप हमें देखते ही हैं, तो इंतज़ार किस बात का है? भेजिए ना, कुछ लेख भेजिए, कुछ कविताएं भेजिए, कुछ रचनाएं भेजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। मैं अगले हफ्ते फिर आपके बीच आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करिएगा। मैं हमेशा की तरह आपका इंतज़ार करूँगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।